हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे शिक्षा सागर 9.0। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम आज आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th का जियोग्राफी। क्लास 10th का जियोग्राफी विषय, जो कि वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा टॉप 80 क्वेश्चन। अगर जो आप लोग लाइन बाय लाइन अगर सभी मेरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो सारा 80 क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम काफी सरल और आसान भाषा में लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सारा चैनल पे वीडियो अपलोड होता है लेकिन थोड़ा सा भाषा उसका अलग रहता है, लेकिन हम ये सभी 80 क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में लेकर आए हैं ताकि आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ जाए। सब अध्यायवाद नोट्स लेके आए हैं, प्रत्येक अध्याय से क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। और हम गारंटी देते हैं अगर जो मेरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इतना सारा वीडियो 80 क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को ज्योग्राफी में अभी ऐसा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे ज्यादा बाहर से आएगा। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं वो नवीनतम जो नया जो BSEB का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके आधारित सब क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि इस बार एग्जाम में हमेशा आएगा ही आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर में आता है। देखिए, गेहूं की फसल ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छी होती है। यह रबी फसल है। हम लोग देखते हैं रबी फसल, खरीफ फसल के बारे में पढ़े हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रबी फसल वैसा फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मी के आगमन होने से पहले काट ली जाती है, रबी फसल होती है ना। और खरीफ फसल क्या होती है? जो गर्मियों में बोई जाती है और मतलब कि अक्टूबर नवंबर में क्या करती है, काट ली जाती है, खरीफ फसल होती है। तो क्या है, गेहूं क्या है? एक रबी फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। गेहूं के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। मध्यम वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा इसमें होनी चाहिए और उपजाऊ दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। दोमट मिट्टी जहां रहती है वहां गेहूं की फसल अधिक मात्रा में उपजती है। यह फसल मुख्य रूप से सिंचाई क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां सिंचाई की व्यवस्था हो। भारत में गेहूं उत्पादक के प्रमुख राज्य, भारत में वैसे कौन से राज्य है जहां गेहूं उत्पादक होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारा बिहार। भारत में गेहूं उत्पादक का केंद्र गंगा के मैदानी भाग में, मतलब जहां जहां गंगा नदी गुजरती है वो सभी में ज्यादा क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। मुख्य बिंदु देखिए गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं क्या है? एक रबी फसल है, ठंडा और शुष्क जलवायु आवश्यक होता है इसके लिए। 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। दोमट मिट्टी में अच्छी उपज होती है। मुख्य राज्य कहां कहां पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये सब पॉइंट क्या करना है, देख लेना, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? भारत में गेहूं खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जैसा कि हम बता दिए थे कि क्वेश्चन जो है गेहूं वाला इस जो 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो क्या है, भारत में गेहूं खेती मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी इलाकों में की जाती है। यहाँ की जलवायु ठंडी और उपजाऊ मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। पंजाब, हरियाणा में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से उत्पादक अधिक होता है। इसके पिछला वीडियो में बताए हैं कि सिंचाई की व्यवस्था इसमें रहनी चाहिए। तो पंजाब और हरियाणा में सिंचाई ज्यादा होती है, इसलिए क्या है, यहाँ अधिक मात्रा में क्या होती है, गेहूं का उत्पादन होता है। गंगा और सतलज के मैदानों में जलवायु और मिट्टी दोनों गेहूं के लिए अनुकूल है। गंगा नदी या सतलज नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वहां क्या होता है, वहां उत्पादन ज्यादा होता है। भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। पूरा विश्व की बात किया जाए तो दूसरा नंबर पर क्या होता है, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भारत का नाम आता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? गेहूं विस्तार उत्तर भारत में, सिंचाई भूमि में अधिक उपज होती है। हरियाणा, पंजाब सबसे आगे है। उपजाऊ दोमट मिट्टी आवश्यक। भारत विश्व का दूसरा उत्पादक सबसे बड़ा देश है। तो ये सब क्या है, गेहूं के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो कि दोनों क्वेश्चन मिलाकर के 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संक्षिप्त में भौगोलिक टिप्पणी लिखे। भाखड़ा नंगल परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग। कभी एग्जाम में आता है टिप्पणी लिखने के लिए, भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में बताते हैं। यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। इसका निर्माण 1963 में हुआ था। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कहां बनाई गई? सतलज नदी पर। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में।
इसका निर्माण कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। यह उत्तर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। यदि उत्तर भारत की बात किया जाए तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना यही है और बहुत ही प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें क्या होता है? सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण जैसे बहुत सारे कार्य इससे कंट्रोल होते हैं और होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देश के बड़े शहरों, राज्यों, औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें हैं। इनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? जो देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है, जो देश की राजधानियों को जोड़ती है, बहुत बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, उद्योग क्षेत्रों को जोड़ती है, जो क्या होता है? नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। इसका देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और सबसे अधिक बात किया जाए सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH-44 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मुख्य बिंदु क्या हो गया? भाखड़ा बांध सतना नदी पर है, जो क्या हुआ? 1963 में पूरा हुआ। सिंचाई और बिजली दोनों इससे होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य सड़कें हैं। NH-44 जो है सबसे लंबा सड़क है जो सरकार की देखरेख में चलती है, केंद्र सरकार की देखरेख में। चलिए पहले बच्चों आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। मुंबई हाई तेल, अब देखिए इसके क्या हो जाएगा? मुंबई हाई भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई, यह मुंबई के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। मुंबई के पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर। अरब सागर में क्या है? मुंबई हाई तेल क्या है? स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में हुई। यहां समुद्र के भीतर ड्रिलिंग करके कच्चा तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई क्या है? इससे तेल निकाला जाता है। वो कहां है? अरब सागर। मुंबई के पश्चिम दिशा में अरब सागर में है। मुंबई के सटे होने के कारण इसका क्या नाम रखा है? मुंबई हाई तेल। भारत के कुल तेल उत्पादक का लगभग आधा हिस्सा यहीं से प्राप्त होता है। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बात किया जाए तो आधा हिस्सा जो भारत से निकलता है वो तेल का मुंबई हाई से ही होता है। तो मुख्य बिंदु क्या है? मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। 1974 में इसकी खोज हुई। समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है। भारत के कुल उत्पादक का लगभग आधा हिस्सा है। ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत जो है मुंबई हाई है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति है कृषि के फसल में उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए एक क्रांति की शुरुआत हुई, वही है हरित क्रांति। इससे क्या हुआ? आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारत में यह आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ। कब हुआ शुरू? 1960 के दशक में, मतलब 1960 के दशक में। इसमें उच्च उपज वाली किस्मों, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति से गेहूं और धान की पैदावार कई गुना बढ़ गई। इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया। इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति आने से क्या हुआ? गेहूं के फसल के उत्पादन में, धान की फसल के उत्पादन में नए नए तकनीक आया, नए नए उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया गया। तो क्या हुआ? फसल का उत्पादन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होने लगा। और क्या हुआ? भारत एक फसल में क्या हुआ? आत्मनिर्भर बना। वही होता है हरित क्रांति। फसलों को उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए नए नए तकनीक, नए नए ढंग से क्या करना? उपयोग करना, प्रयोग करना, क्या होता है? हरित क्रांति होता है। इससे क्या हुआ? फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। मुख्य बिंदु क्या देखना प्यारे बच्चों? 1960 के दशक में शुरू हुआ। HYV बीज और आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ। इसमें गेहूं, धान की उपज में वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बनकर उभरा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु का वर्णन करें। नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य उद्योग को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त कर निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। नई औद्योगिक नीति क्या आया? 1991 में कैसा नीति आया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिस पर सरकार का नियंत्रण था उस नियंत्रण को हटा करके निजी संस्था के हाथों में उद्योग को देना, ताकि वे अपने ढंग से उद्योग को बढ़ावा दे और देश का जो प्रति व्यक्ति आय है, जो देश का राष्ट्रीय आय है, उसमें वृद्धि आए।
इससे लाइसेंस प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया था, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार किए गए। इस नीति से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और आर्थिक विकास हुआ। जब ये आया नई औद्योगिक क्रांति, इसमें क्या हुआ, नए नए नीतियां आई और उसमें विदेश से जो कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती थी उसको इनवाइट किया गया, बुलाया गया। इससे क्या हुआ कि नए नए वस्तुओं का निर्माण हुआ, उद्योग बढ़ा और लोगों को आर्थिक रोजगार मिली, आर्थिक विकास हुआ। अब देखते हैं बिंदु मुख्य बिंदु पैरा 1991 में लागू किया गया, लाइसेंस प्रणाली समाप्त की गई, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा क्या हुआ, तेजी से हुआ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7, वन विनाश के 2 मुख्य कारणों का उल्लेख करें। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इस सब क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से लिखिएगा ताकि इस समय नंबर नहीं कटे। तो वनों के विनाश के मुख्य कारण क्या क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या कारण, कृषि भूमि का विस्तार जिसके लिए जंगल काटे गए। अब जनसंख्या क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, कृषि भूमि का विस्तार हुआ और क्या हुआ, जंगल कटने शुरू हो गए। लकड़ी, ईंधन और उद्योग के लिए पेड़ों का अधिकतम कटाई होने लगा। लोगों को अपनी जरूरत पूरा के लकड़ी चाहिए, उसके लिए ईंधन चाहिए, तो क्या हुआ, वृक्षों कटाई होने लगा। और जब जनसंख्या बढ़ा तो क्या हुआ, लोगों को भूमि की आवश्यकता पड़ी, घर बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या हुआ, वन को काटने लगा, तो वन का विनाश हुआ। लोगों को जरूरतों को कहां से पूरा किया गया, पेड़ कटाई से पूरा गया, लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, उद्योग के लिए वृक्ष कटाई होने लगा। इसके अलावा शहरीकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य, औद्योगिकरण भी वन विनाश के महत्वपूर्ण कारण है। पहले समझते हैं उसका मुख्य बिंदु, कृषि विस्तार के लिए वन कटाई, लकड़ी और ईंधन हेतु पेड़ काटना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनन से जंगल नष्ट होते हैं, पर्यावरण असंतुलन बढ़ता है। ये सब क्या है, वन विनाश के 2 मुख्य कारणों में से एक है, और जो आपको सुविधा पड़े उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा दिया, कोयले के 4 प्रकारों का नाम लिखें। अभी देखिए, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, उसमें भी देखिए क्वेश्चन है, कोयला के 4 प्रकार का नाम लिखिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोयला 4 प्रकार कौन से हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसमें एंथ्रासाइट क्या है, सबसे अच्छा गुण वाला कोयला है, जबकि पीट सबसे क्या है, निम्न श्रेणी का। सबसे अच्छा कोयला क्या है, तो सबसे अच्छा कोयला क्या है, एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम। और उसका बिटुमिनस जो है उद्योगों में उपयोगी होता है, लिग्नाइट कम गुणवत्ता वाला, पीट सबसे निम्न श्रेणी का है। ये सब कोयला का 4 प्रकार का नाम हम लोग को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा करके पूछा जाता है, तो हम लोग घबराना नहीं है। कैसे पूछा गया, कोयला का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, कोयला कितने प्रकार का होता है, फिर उसकी विशेषता बताइए। तो कोयले को कार्बन की मात्रा और उष्मा क्षमता के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। कार्बन की कितना उसमें मात्रा होती है, उसकी उष्मा क्षमता कितनी होती है, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड क्या है, सबसे उत्तम, 90% से अधिक कार्बन इसमें होता है। एंथ्रासाइड में कितना कार्बन होता है, 90%। बिटुमिनस, औद्योगिक उपयोगी में अधिक, 70 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट, भूरा कोयला, नमी अधिक होता है। पीट, अधपका कोयला, कार्बन कम होता है इसमें। तो इसका मुख्य बिंदु क्या, मतलब सब में जिस सबसे ज्यादा अधिक मान लो कार्बन किसमें होता है, एंथ्रासाइड में, तो सबसे अच्छा कोयला हो गया। बिटुमिनस क्या हुआ, 70% में कार्बन होता है, चलिए ये भी ठीक है। लिग्नाइट क्या होता है, भूरा कोयला होता है। पीट क्या होता है, बहुत ही मतलब कि अधपका कोयला होता है, बहुत कार्बन कम होता है, ठीक है। 4 श्रेणियां इसका है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइड सर्वोत्तम कोयला है, बिटुमिनस उद्योग में उपयोगी होता है, लिग्नाइट नमी अधिक है, और पीट सबसे कम और कमजोर गुण वाला कोयला है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, बात है प्रश्न संख्या 10 पर। क्या कहा, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। तो व्यापारिक कृषि क्या है प्यारे बच्चों, व्यापारिक कृषि जो वैसा कृषि जिसमें फसल को बेचने के उद्देश्य से खेती किया जाता है, फसल को बेचने के उद्देश्य से, उसमें नए नए मशीन, नए नए तकनीक और नए नए बीजों का उपयोग किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है फसल को अधिक से अधिक उत्पादन करना और बेचना, उससे कमाई करना। जैसे पंजाब में हम लोग देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, इसमें क्या होता है, उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है और तरह तरह फसलों का उत्पादन करता है, उसको दूसरे देशों में, दूसरे राज्य में बेचते हैं, तो होता है व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है, निर्वाह कृषि में देखते हैं हम लोग किसान क्या करते हैं, निर्वाह कृषि में क्या करते हैं, लोग अपने जरूरत के हिसाब से पुराने पद्धति के अनुसार ही फसल निर्माण करते हैं, अपने जरूरतों के लिए, अपने खाने पीने के लिए ही क्या करते हैं, फसल का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये क्या दोनों में अंतर क्या हुआ, एक लाभ के दृष्टिकोण से कर रहा है कि भाई उसको लाभ मिले, और एक होता है उत्पादन के लिए, मतलब उसको जरूरतें पूरा हो जाए। तो व्यापारिक कृषि क्या होता है, लाभ के लिए,
निर्वाह कृषि परिवार का उपयोग के लिए, व्यापारिक में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि क्या होता है, परंपरागत जो पुराने पद्धति है उसके